नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 मई 2021 के द हिंदू अखबार के प्रमुख समाचारों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें संबंधित आलेखों के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज की अपनी चर्चा के अगर हम विषय देखें तो हमने कोविड-19 में सीटी स्कैन और स्टेरॉइड का जो एक उपयोग है उससे क्या नुकसान या एक तरह से क्या लाभ जैसी स्थिति है उसके संबंध में आर्टिकल है, उस पर चर्चा करेंगे। पिछड़े वर्ग की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था यानी मराठा आरक्षण के संबंध में उसकी चर्चा करेंगे। डीआरडीए द्वारा कोविड-19 के लिए एक नई औषधि का निर्माण किया गया है और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जेलों से जो भीड़ है उसको कम करने के लिए एक आदेश दिया है, जिससे कि कोविड-19 का प्रसार हमारी जेलों में रोका जा सके। और अंतिम भाग के रूप में जो भी संबंधित आर्टिकल हैं उनसे जुड़े हुए मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे और उनको कैसे लिखना है उनकी संरचना भी हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले आर्टिकल पर आते हैं कि सीटी स्कैन और स्टेरॉइड्स का जो उपयोग है। अब देखें, दोनों के संबंध में काफ़ी विवादित एक तरह से स्थिति है। खासतौर से सीटी स्कैन की अगर हम बात करें तो लोगों के द्वारा बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप ही एक तरह से निर्णय लिया जा रहा है कि सीटी स्कैन कराया जाए और इस कारण से माना यह जा रहा है कि लंबे समय में इसका जो दुष्प्रभाव है वो कैंसर जैसी बीमारी के रूप में भी हो सकता है। तो जब हम कोविड-19 के किसी रोगी की बात करते हैं कि ऐसी क्या स्थितियां हैं कि जब उसे सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है, तो कोविड-19 का अगर कोई रोगी है तो निम्नलिखित 4 स्थितियां प्रमुख रूप से मानी जाती हैं कि जब किसी व्यक्ति को सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता रहती है। पहली अगर हम देखें कि कोई ऐसा परिदृश्य शामिल होता है जहां पर कोविड-19 के लक्षण तो हैं लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जो प्रमुख रूप से कोविड का टेस्ट है, अगर वहां पर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है लेकिन कोविड-19 के जो आपके लक्षण है वो आप में अभी भी विद्यमान है। सीटी स्कैन के माध्यम से ये प्रमुख रूप से जांच की जाती है कि आपके फेफड़ों में, लंग्स में किसी भी तरह का जो संक्रमण है वो विस्तारित तो नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड-19 प्रमुख रूप से फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक पहली स्थिति मानी जाती है। दूसरी, ऐसे हालात जब सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम एक रोगी में फुफ्फुसीय अंतःसलिता, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों में एक या अधिक से धमनियां रक्त के थक्कों द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो हमारे फेफड़ों में जो धमनियां है रक्त की वो अगर ब्लॉक हो जाती हैं, किसके कारण से? रक्त का जो थक्का यानी ब्लड की अगर क्लॉटिंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सीटी करना होता है पल्मोनरी एंजियोग्राम वो एक तरह से किया जा सकता है। तो ये पता लगाया जा सकता है कि जो फेफड़े हैं उनमें जो धमनियां हैं उनमें रक्त का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे फेफड़े की पूरी कार्यप्रणाली पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ध्यान रखें, ये जो सीटी स्कैन किया जा रहा होता है पल्मोनरी एंजियोग्राम के माध्यम से, जिससे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फुफ्फुसीय अंतःसलिता का पता लगाते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से कारण ये होता है कि जब हम ये करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो मरीज है उसको एंटीकोगुलेंट, देखिए एंटीकोगुलेंट का मतलब इसे आप ब्लड थिनर भी कह सकते हैं, यानी रक्त को पतला करने की जो दवाएं हैं वो उपयोग आप कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड का भी उपयोग आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी हालत में सुधार नहीं है, तब एक तरह से सीटी स्कैन के माध्यम से पल्मोनरी एंजियोग्राम किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं फुफ्फुसी या अंतःसलिता या पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, यानी कुछ जो धमनियां हैं फेफड़े के अंदर उनमें रक्त का थक्का तो नहीं जमा है। ये एक तरह से पता करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। तो ये दूसरी स्थिति है जहां पर सीटी स्कैन की अनुमति दी जाती है। तीसरे पार्ट पर देखें, इसके अलावा ऐसे मामले में जहां गंभीर कोविड-19 के साथ आईसीयू में एक मरीज को कोई सुधार नहीं दिख रहा है और छाती का एक्सरे नए घाव दिखाता है, यानी आप एक तरह से एक्सरे करा रहे हैं चेस्ट का और उसमें कुछ नए तरह के आप देखें घाव दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सरे में जब घाव दिखाई पड़ता है तो ये एक तरह से सीटी स्कैन कराने के लिए अनुमति दे देता है कि आप सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि सीटी स्कैन के माध्यम से ये कंफर्म हो पाता है उसमें जो कवकी एक तरह से यानी जो फंगल इन्फेक्शन है वो हाई कैटेगरी का तो नहीं हो गया है और इसके कारण एस्परगिलोसिस एक तरह की जो बीमारी है वो हो सकती है। तो संक्रमण बहुत उच्च स्तर पर कवक या फंगल रूप में हो तो नहीं गया है, ये पता लगाने के लिए फिर सीटी स्कैन किया जाता है। और एक लास्ट अगर हम कंडीशन देखें तो डॉक्टर के द्वारा सीटी स्कैन की अनुमति दी जाती है जब उसको एक तरह से अनुमान लगाना होता है कि कहीं न्यूमोमेडिस्टिनम तो नहीं है। देखिए, न्यूमोमेडिस्टिनम का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो मीडियास्टिनम है यहाँ पर हवा या किसी अन्य तरह की गैस की असामान्य उपस्थिति तो नहीं है और मीडियास्टिनम छाती का केंद्र है और फेफड़ों के बीच की एक तरह से स्थिति है। तो चेस्ट का बिल्कुल मिडिल पार्ट है और फेफड़ों के बीच की जगह होती है जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। तो न्यूमोमेडिस्टिनम का अनुमान लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मध्य जगह है
चेस्ट की, वहां पर किसी भी तरह की गैस या हवा का पार्ट है वो एक तरह से ब्लॉक हो गया हो। और ऐसा होता क्यों है? अगर किसी भी तरह का मान लीजिए चोट या आघात आपको लगा है या फेफड़ों में किसी भी तरह का लीकेज या रिसाव है, तो इस तरह से गैस या वायु का पार्ट है वो वहां पर फंस सकता है। तो ये स्थिति का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन करने की एक आवश्यकता पड़ती है। तो चारों कंडीशन अगर हम देखें तो ये चारों मिलाकर 2% से भी कम स्थितियां हैं जहां पर सीटी स्कैन करने की जरूरत होती है। तो आप ध्यान रखें कि केवल 2% ऐसी स्थितियां हैं जहां पर सीटी स्कैन की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीटी स्कैन में कोई भी जो कंक्लूजन निकल रहा है, कोई निर्णय निकल रहा है इस रिपोर्ट में, तो वो इलाज नहीं है, आगे की इलाज की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो प्रमुख रूप से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एक तरह से प्रमुख रूप से यहाँ पर कह सकते हैं इलाज की एक प्रक्रिया है। तो सीटी स्कैन कोई इलाज की एक प्रक्रिया नहीं है, केवल डायग्नोसिस का पार्ट है और वो भी अंतिम रूप में अपनाया जाना चाहिए। और 95% मामलों में अब देखा गया है कि सीटी स्कैन का दुरुपयोग हो रहा है और अक्सर जिनके पास कोविड-19 का संक्रमण है लेकिन बहुत माइल्ड या हल्की स्थिति है, उसमें भी एक तरह से निमोनिया से बचने के लिए कभी कभी सीटी स्कैन करने की एक प्रक्रिया देखी जा रही है, क्योंकि सीटी स्कैन के माध्यम से जो भी रेडिएशन मिल रहा है वो आगे के लिए हानिकारक कैंसर की स्थिति को बना सकता है। और इसके लिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एक रिपोर्ट देखें तो उनका मानना है कि एक सीटी स्कैन लगभग 300 से 400 आप जो छाती का चेस्ट का एक्सरे कराते हैं उसके बराबर का रेडिएशन आपको देता है और लंबे समय में युवाओं को कैंसर जैसी स्थिति में भी डाल सकता है। इसीलिए हमें चेस्ट का जो ये सीटी स्कैन है इसके करने से बचना चाहिए जब तक कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा सलाह के माध्यम से ये करने के लिए आपको नहीं कहा जाता है। सीटी स्कैन के हानिकारक प्रभाव के संबंध में एक अनुसंधान देखें तो 2007 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया और ये 1991 से 96 के बीच में किया गया और ये कहा गया कि यूएस में जितने भी कैंसर के मामले थे उनमें 0.4% सीटी स्कैन विकिरण के कारण उत्तरदायी थे। और वर्तमान में अगर यही एक तरह से अनुसंधान सही रूप में किया जाए तो आंकड़े बता रहे हैं कि ये स्थिति बढ़कर 1.5% से 2% हो चुकी है। तो जो आंकड़े केवल 0.4% थे उसमें आप देखें तो लगभग 4 से 5 गुना की वृद्धि हो चुकी है। तो ये अनुसंधान के रूप में सिद्ध है कि सीटी स्कैन का अगर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आप में भविष्य में कैंसर की संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें किसी भी तरह के जो सीटी स्कैन का उपयोग है उसको न्यूनतम करने के लिए एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक दूसरा जो प्रयोग है वो स्टेरॉइड्स का है जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो स्टेरॉइड के संबंध में आप ध्यान रखें कि जब हम कोविड-19 वायरस की बात करते हैं तो जब भी इस तरह का वायरस आप पर अटैक करता है तो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उससे लड़ने का प्रयास करता है और कभी कभी ये प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाती है तो ये अति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो जाती है और इसी को साइटोकिन तूफान के नाम से जाना जाता है या साइटोकिन स्टॉर्म कहा जाता है। कोविड-19 के कई मरीजों में मृत्यु का कारण साइटोकिन स्टॉर्म को भी माना जाता है, यानी आपके अपने शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो वायरस को मारने के बाद भी लगातार उस पर प्रहार करती रहती है और उसी के साथ साथ कुछ हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको भी नष्ट करती है और ऐसी स्थिति में मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर आपको एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाता है और अंतिम रूप में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो साइटोकिन स्टॉर्म है ये भी मृत्यु का एक बड़ा कारण माना जाता है और ये आपके शरीर का अपना प्रतिरक्षा तंत्र है जो अतिवादी रूप में व्यवहार करके आपको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह का जो साइटोकिन स्टॉर्म है वो फेफड़े और अन्य जो प्रमुख अंग है उनको नुकसान पहुंचाता है और अंतिम रूप में आप देखें तो मल्टी ऑर्गन एक जो कह सकते हैं वीकनेस है उस तरह का सिंड्रोम बनता है और फाइनली व्यक्ति की मृत्यु होती है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अगर अतिवादी रूप में काम कर रहा है और हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगा है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि डेक्सामेथासोन या कार्टिकोस्टेरॉइड्स ये प्रतिरक्षा प्रणाली को शांत करने या उसको धीमा करने के लिए एक तरह से उपयोग किए जाते हैं और इससे होता ये कि जब प्रतिक्रिया हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र की है वो धीमी हो जाती है तो हमारे अंग को जो क्षति हो रही होती है उसको भी एक तरह से रोका जाता है। तो इसके लिए इस तरह के कार्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, खासतौर से डेक्सामेथासोन। जब हम साइटोकिन्स की बात करते हैं जो हमने ऊपर बात करी तो ये क्या है, ये एक तरह के प्रोटीन है, पेप्टाइड्स है या ग्लाइकोप्रोटीन है और ये एक बड़ा समूह है जो अलग अलग कैटेगरी में है और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। तो जो भी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं उनसे जो भी इस तरह के स्रावण होते हैं जिनमें आपके प्रोटीन, पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उनको संयुक्त रूप से हम साइटोकिन्स बोलते हैं।
ये आवश्यकता से ज़्यादा जब एक तरह से स्रावित हो जाते हैं तो ये साइटोकिन स्टॉर्म के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे स्वस्थ शरीर के हिस्से को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में जो साइटोकिन्स निकलते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी स्वयं की अपनी मृत्यु को एक तरह से ट्रिगर करते हैं। यानी जो भी कोशिकाएं होती हैं वो स्वयं में एक तरह से अपने आप मरने लगती हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऊतक यानी जो टिश्यू हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो ये प्रक्रिया कोविड-19 में भी प्रमुख रूप से देखी गई है और इसका सबसे प्रमुख जो प्रभाव है वो फेफड़ों में दिखता है। और जैसे ही फेफड़ों के प्रमुख ऊतक नष्ट होते हैं, होता यह है कि ऊतक जैसे ही टूटता है, फेफड़े की जो छोटी वायु की थैली होती है उनकी दीवारें लिक्विड या तरल हो जाती हैं और द्रव से भर जाती हैं और इससे क्या है, निमोनिया की स्थिति एक बन जाती है और रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। और जैसे ऑक्सीजन लेवल घटता है, आप मान के चलिए कोविड-19 का जो पेशेंट है वो एक काफ़ी विषम स्थिति में जा चुका होता है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर या आगे वेंटिलेटर की व्यवस्था पर लाया जाता है या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डाला जाता है। और अगर फेफड़े को ज़्यादा नुकसान हो गया है तो अंतिम रूप में उसकी मृत्यु एक तरह से होती है। तो कोविड-19 में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा रूप में काम करने से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है और ये व्यक्ति को मृत्यु की स्थिति तक ले जा सकता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड का उपयोग करना है तो स्टेरॉइड बेसिकली इसी प्रक्रिया को एक तरह से धीमा करता है। लेकिन स्टेरॉइड के लिए आप ध्यान रखें कि स्टेरॉइड का उपयोग कब करना है, ये निर्णय करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अगर बहुत प्रारंभिक स्थिति में शुरू कर दिया तो कई जगह अनुसंधान में यह भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए बहुत हल्का आपको कोविड-19 का संक्रमण है और आपके द्वारा किसी तरह का स्टेरॉइड का उपयोग किया जा रहा है तो जो कोविड-19 का वायरस है वो तेजी से एक तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी अपने आप की वृद्धि करता है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। तो टाइमिंग डॉक्टर एक तरह से देख सकता है कि स्टेरॉइड का कब उपयोग करना है। तो ये स्थिति सही रूप में निर्धारित कर पाना सभी एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए जरूरी है। तो अगर किसी भी डॉक्टर के द्वारा यह निर्णय समय पर नहीं किया जाता है, यानी काफ़ी देर कर दी जाए स्टेरॉइड देने में, तब भी नुकसान है और बहुत अगर जल्दी शुरुआत हो जाए तब भी स्टेरॉइड शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह कभी कभी वायरस के बढ़ने में सहयोग कर देता है। तो इसीलिए स्टेरॉइड के बारे में काफ़ी यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर एक विशेषज्ञता या जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखें एम्स की तरफ से, एम्स के जो निदेशक हैं उनके द्वारा भी स्टेरॉइड के जो उपयोग है उसको बहुत सीमित रूप में और नियंत्रित रूप में और विशेषज्ञता के साथ करने की सलाह दी गई है। तो आप देखें सीटी स्कैन और स्टेरॉइड अगर सही रूप में किए जाएं तो वो मरीज को लाभ देंगे, अन्यथा एक तरह से मरीज की अंतिम स्थिति में उसको ले जाने के लिए उत्तरदायी भी हो सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये पिछड़ी जातियों को एक तरह से पहचान करना, उनको जो भी सामाजिक आर्थिक लाभ है वो कैसे देना है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर एक निर्णय है उसी के संबंध में हम यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं। आप देखें मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जो केस था उसको कैंसिल कर दिया, यानी मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो 102वां संविधान संशोधन है इससे हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया है और इसके माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसको एक तरह से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जहां तक इस आयोग की स्थापना की बात करें तो ये पहले हो चुका था, लेकिन संवैधानिक रूप में इसको जो दर्जा है वो 338 आर्टिकल को जोड़कर 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। तो ये जो 5 सदस्यीय आयोग है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक तरह से सुरक्षा जो उपाय है उनकी निगरानी करता है। यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो भी सुरक्षा उपाय हैं, चाहे रोजगार के संबंध में या आय के साधन को बढ़ाने के लिए या अगर किसी भी तरह का मान लीजिए उन पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, उन सारी स्थितियों के नियंत्रण करने के लिए किस तरह से प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों में कोई कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाए, इसके संबंध में आयोग के द्वारा एक तरह से निगरानी की जाती है। उनके सामाजिक और आर्थिक विकास पर यह सलाह देता है, यानी क्या योजनाएं हो सकती हैं, किन क्षेत्रों में ज़्यादा इसको लागू करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इनकी ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, तो जो भी कमियां उनको दूर किया जाए, इस तरह की सलाह भी आयोग के द्वारा दी जाती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अगर किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उसकी जांच करना भी आयोग की जिम्मेदारी है। और अन्य कार्य जो भी उनको दिए जाते हैं, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए जो भी उनको सिफारिशें दी गई हैं कार्य करने की, वो आयोग के द्वारा संपादित की जाती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि केंद्र और राज्य के द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, यानी सोशली
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एसईबीसी, इसके संबंध में सभी नीतिगत मामले पर आयोग से परामर्श करेगा। यानी अगर केंद्र और राज्य के द्वारा किसी भी तरह का जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए किसी भी तरह का कोई कार्य किया जा रहा है, कोई बड़ा नीतिगत फैसला लिया जा रहा है, तो दोनों में ही आयोग से परामर्श करना यहाँ पर आवश्यक है। 102वें संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 342A को भी हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसमें राष्ट्रपति को एक तरह से आप कह सकते हैं राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी वहाँ पर प्रशासनिक प्रमुख हैं उनसे सलाह लेकर एक तरह से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी एक सूची जारी करने का अधिकार है। तो ये सूची पिछड़े वर्ग की जारी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ये जो केंद्रीय सूची है पिछड़े वर्गों की अगर अधिसूचित हो जाती है तो इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है यानी शामिल करना है या किसी को हटाना है तो इसके लिए संसद के कानून के माध्यम से परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों को इसको लेकर कोई बड़े अधिकार अब नहीं बचे हुए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया है इसी को लेकर एक विवाद है कि राज्यों को अगर ये अधिकार नहीं है तो ये एक तरह से राज्यों के जो संघीय ढांचे का अधिकार होता है उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और पूरी संघीय व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि राज्य अपने यहाँ जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसके बारे में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है और इसके बारे में केंद्र के द्वारा एक तरह से जो सूचना है वो जारी की जा रही है। तो इस पर भी एक तरह से विवाद यहाँ पर माना जा रहा है। इस संशोधन के द्वारा आप ध्यान रखें कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी परिभाषा ये कही गई है कि अनुच्छेद 342A के तहत जिनको एक तरह से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत माना गया है वो एक तरह से इसकी परिभाषा में आ जाते हैं। तो 342A आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से किसी वर्ग को अगर सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग में डाला गया है तो वो एक तरह से सिद्ध है कि वो इस वर्ग में शामिल है। नया किसी भी तरह का अगर किसी को शामिल करना या हटाना है तो इसके लिए केंद्रीय सूची में परिवर्तन करना पड़ेगा और वो संसद की मंजूरी से हो सकता है। अब मराठा आरक्षण की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह से यही एक आधार दिया जा रहा था, लेकिन इस आधार में अगर परिवर्तन करना है तो संसद की मंजूरी की आवश्यकता है। इसीलिए आप देखें कि महाराष्ट्र की तरफ से एक अपील हुई कि केंद्र के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं या किसी वर्ग को उसमें शामिल करना चाहते हैं तो केंद्रीय सूची में परिवर्तन होगा और ये केंद्र सरकार के द्वारा संसद में कानून लाकर ही किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन संसदीय एक तरह से प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। अब जो ये न्यायिक व्याख्या है इसमें संशोधन के लिए विचार क्या व्यक्त किया गया है। देखिए, मराठा आरक्षण की बात करें तो राज्य विधानसभा पिछड़ा वर्ग नहीं बना सकती है। अभी हम डिस्कशन में यही चर्चा कर रहे हैं, ये केंद्र का एक तरह से आप कह सकते हैं विषय हो चुका है। तो केंद्रीय सूची जो राष्ट्रपति जारी करते हैं उसमें परिवर्तन करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा संसदीय प्रक्रिया की। तो राज्य विधानसभा का बहुत अधिक यहाँ पर रोल नहीं है। और 102वां संविधान संशोधन यहाँ पर यह भी एक व्याख्या की गई है कि यह संघीय स्वरूप के विरुद्ध है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको निर्धारित करने में राज्यों को अधिक शक्ति एक तरह से मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है वहां पर न्यायिक व्याख्या के माध्यम से ये दो प्रमुख एक तरह से तथ्य सामने आए हैं। अब आगे के लिए राह क्या है? तो आगे के लिए राह अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग की जो सूची है वो अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक वर्तमान राज्य सूची का उपयोग जारी रह सकता है। जब तक ये केंद्रीय सूची जारी नहीं होती तो राज्य सूची में जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में माने जाते हैं उनको एक तरह से इसमें अभी भी शामिल रखा जाएगा। नई सूची आने पर वो एक तरह से मान्य होगी। केंद्र के द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है कि 102वां संविधान संशोधन है जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की पहचान के संबंध में भी बात कर रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए जिससे राज्यों की जो शक्ति है उसको स्वीकार किया जाए जो अभी अस्वीकार रूप में है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर इसमें परिवर्तन कुछ होना है तो वो केंद्र की पहल के माध्यम से ही होगा। वर्तमान स्थिति में राज्य विधानसभा को इस तरह के अधिकार नहीं है जो मराठा आरक्षण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। हम अपने नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये कोविड-19 के इलाज के संबंध में कह सकते हैं काफ़ी एक बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर एक नई मेडिसिन या नई औषधि का निर्माण किया जा रहा है और इसके जो परिणाम है काफ़ी सकारात्मक हैं। और ये मेडिसिन है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इनमास जो DRDO का एक प्रयोगशाला है उसने और हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इन्होंने मिलकर इस दवा का निर्माण किया है। आप ध्यान रखें कि सिंपल पाउडर के रूप में रहेगा और इसका जो उपयोग है वो आसानी से पानी में घोलकर इसको पीकर एक तरह से किया जा सकता है। तो इस दवा को लेने की प्रक्रिया एक तरह से काफ़ी आसान है
और माना जाता है कि ये दवा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा इसलिए है कि अगर मान लीजिए शरीर का ये भाग है और हम मान लेते हैं कि इन 3 जगह या 4 जगह इन्फेक्शन या संक्रमण फैला हुआ है, तो ये दवा एक तरह से जो पाउडर के रूप में आप पेय पदार्थ के साथ में ले रहे होते हैं, ये उन्हीं जगह पर एक तरह से इकट्ठा होकर जो इन्फेक्शन है उसको एक तरह से आगे बढ़ने से रोकती है और तेजी से इसका जो प्रसार होता है वायरस का वो रुक जाता है। तो ये टारगेटेड रूप में काम करती है। तो इसका एक असर ये भी देखा गया है कि हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जो हेल्दी हमारी एक तरह से टिश्यू या सेल हैं, उन पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बहुत टारगेटेड होकर ये कार्य करता है। ये काफी एक महत्वपूर्ण एक तरह से इस औषधि का रिजल्ट है। इस दवा के जब क्लिनिकल ट्रायल किए गए तो ये देखा गया कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो तेजी से रिकवर हुए हैं और ऑक्सीजन पर उनकी जो निर्भरता है वो तेजी से घटी है। ये स्थिति आने वाले समय में कोविड-19 के इलाज की जो प्रक्रिया है उसको तेज करेगी और लोगों की ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है उसको धीरे धीरे कम करेगी, क्योंकि अगर हम औषधि के माध्यम से कोविड-19 का सही रूप में इलाज कर पाएं और ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रोगियों की मृत्यु हुई है उस प्रक्रिया को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं और ऑक्सीजन की मांग को लेकर भारत में एक जो अफरा तफरी का माहौल है उसको भी एक तरह से रोका जा सकता है। तो ये आने वाले समय में इस दवा का एक तरह से जो आपातकालीन उपयोग है उसकी मंजूरी हमें मिल चुकी है। इस दवा के जो नैदानिक परीक्षण किए गए हैं, क्लिनिकल जो ट्रायल किए गए हैं, उसके बाद भारत के जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने इस दवा के आपातकालीन उपयोग को कोविड-19 के रोगियों के लिए अनुमति दे दी है। तो जल्दी इसके उपयोग एक तरह से कोविड-19 के मरीजों में देखे जा सकेंगे। एक लास्ट टाइम आर्टिकल पर आते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय जेलों में जो बढ़ती हुई भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए बात की गई है। भारतीय जेलों में आप देखें तो वर्तमान में 4 लाख कैदी बंदी हैं। तो ये एक तरह से कोविड-19 के लिए संक्रमण की एक स्थिति को मजबूत करते हैं। जिन लोगों को जमानत दी जा सकती है या जिनको पैरोल दिया जा सकता है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रक्रिया यहाँ आदेश के माध्यम से कही गई है कि आप इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जेल में जो भीड़ है उसको कम करें। आप ध्यान रखें कि पिछली बार जब कोविड-19 की जो पहली लहर थी, यानी अगर हम मार्च के बाद देखें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में कैदियों को जमानत और पैरोल पर रिहा किया गया था। तो इस प्रक्रियाओं को फिर से एक तरह से करने की जरूरत है और काफी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति काफी तेजी से बढ़ी है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अरनेश कुमार फैसले के उल्लंघन में कोई गिरफ्तारी न हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का जो 2014 का मामला था उसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यानी गिरफ्तारी उन मामलों में अपराध होनी चाहिए जहां अपराध 7 साल से कम कारावास की सजा दंडनीय रूप में बताता है। तो 7 साल से कम कारावास के जो भी अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी न की जाए। ये प्रक्रिया एक तरह से अगर अपनाई जाए तो जेलों में भीड़ कम हो सकती है। कैदियों की स्क्रीनिंग करने और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने की एक तरह से जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के गठन के माध्यम से की जा रही है। तो इस प्रक्रिया को और तेज किया जाना चाहिए। 2020 का जो संक्रमण था वहां पर अंतरिम जमानत पर जो लोग रिहा हुए थे वो एक तरह से अगर हम देखें तो उनको दोबारा रिहा करने की आवश्यकता है। और आप ध्यान रखें कि जो लोग पैरोल पर या अंतरिम जमानत पर 2020 में रिहा किए गए थे उनमें से अधिकतम लोग फरवरी और मार्च में दोबारा अपनी जेलों में वापस आ गए। तो इसीलिए कि जो रिहा है वापस नहीं आएंगे ऐसी संभावनाएं नहीं है। तो वापस आने की दर काफ़ी ज़्यादा है। तो पैरोल या जो अंतरिम जमानत है उस प्रक्रिया को दोबारा अपनाकर जेल से जो भीड़ है उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2020 में जिनको पैरोल पर रिहा किया गया था उन्हें पुनः 90 दिन का पैरोल देकर रिहा किया जा सकता है। तो ये 3 महीने का समय एक तरह से संक्रमण की जो स्थिति है उससे जो जेलों में नुकसान हो सकता है उससे बचाव कर सकता है। यहाँ ये भी आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी एक आदेश दिया गया है कि अगर कोई ऐसा कैदी है जिसके द्वारा जेल से बाहर नहीं जाने की बात की जा रही है, उसको लग रहा है कि अगर वो अपने घर जाएगा या जेल से बाहर जाएगा और वो संक्रमित हो सकता है तो उसके जेल में ही एक तरह से रहने की व्यवस्था और संक्रमण से कैसे उसका बचाव किया जाए, अगर वो संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज की सारी व्यवस्था वो एक तरह से सरकारों के द्वारा सुनिश्चित की जाए। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सरकारों के द्वारा जेल से लोगों को बाहर किया जाए। जो अंतरिम जमानत पैरोल की प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनको एक तरह से दिया जाए, लेकिन जो जेलों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि अगर वो अपने घर जाएंगे तो संक्रमित हो सकते हैं या संक्रमण फैला सकते हैं तो उन लोगों के इलाज की और सारी व्यवस्था जेल के अंदर ही की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये जेल में जो भीड़ की स्थिति है उसको नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करेगा और वायरस का एक जो फैलाव है उसको भी नियंत्रित करने में मदद करेगा। क्योंकि जेल अगर आप देखें 4 लाख के आसपास कैदी जेलों में हैं तो ये आप कह सकते हैं एक सुपर स्प्रेडर के रूप में हो सकता है।
वर्तमान वेरिएंट में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो अगर इसे अभी नियंत्रित करने के प्रयास नहीं हुए तो ये जेलों में एक बड़ी समस्या के रूप में हो सकता है। हमारी इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में किसी वर्ग को पिछड़े समूह में डालने के लिए नवीनतम क्या स्थिति है? इसमें राज्यों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करें। सब सीमा 250। अब देखें आपको उत्तर लिखना कैसे है। भूमिका में आप मराठा आरक्षण का जो मामला है उसका उदाहरण दे सकते हैं और विवाद की पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि एक तरह से जो राज्यों के द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची एक तरह से परिवर्तित की जा रही है, जैसे मराठा आरक्षण के माध्यम से महाराष्ट्र में, उस पर यह विवाद है। मुख्य भाग में आएंगे तो 102वें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया से परिवर्तन हुआ है वो आप बताएंगे। जैसे जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों के साथ में सलाह करके केंद्रीय सूची जारी करना, उसमें कोई परिवर्तन या कोई उसमें किसी भी तरह का अगर सुधार करना है तो वो बिना संसदीय मंजूरी के नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो आपके यहाँ पर प्रक्रिया 102वें संविधान संशोधन से हैं वो आपको बताना है। राज्यों का इसमें जो महत्व वो घट गया है क्योंकि संसदीय कानून के माध्यम से ही पिछड़े वर्ग का अब निर्धारण होता है, तो संघीय व्यवस्था उस पर एक सवाल है। इसी के साथ साथ केंद्र की शक्ति यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो माना जा रहा है इसका राजनीतिक रूप से उपयोग संभव हो सकता है, क्योंकि अगर राज्यों को अधिकार होता तो राज्य इसका उपयोग करते, लेकिन अब क्योंकि संसद के माध्यम से हो सकता है तो केंद्र के द्वारा भी इस तरह के उपयोग की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए निष्कर्ष में आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सलाह दी गई है कि 102वें संविधान संशोधन में आप एक संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों को भी पिछड़े वर्ग के जो पहचान है उसके करने की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो पूर्णतः केंद्र का यह मानना है कि वो पूर्णतः उत्तरदायी नहीं रहना चाहता है, ना 102वें संविधान संशोधन के द्वारा उसने ऐसा कोई प्रयास किया था। तो अगर कोई परिवर्तन होना चाहता है तो वो संशोधन के माध्यम से हो सकता है। तो संघीय व्यवस्था को मजबूत रखना, राज्यों का भी इसमें महत्व बढ़ाना और केंद्र की बात भी एक तरह से बनी रहे, ये सारे काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो सलाह दी गई है इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। जिन आलेखों की हमने चर्चा की उनके आधार पर मुख्य परीक्षा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय जेलों में भीड़ को महामारी के समय कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? सब सीमा 250। तो यहाँ पर आप उत्तर की संरचना में भूमिका में बता सकते हैं कि जेलों में भीड़ के जो आंकड़े हैं और महामारी में उसका दुष्प्रभाव बता सकते हैं। मुख्य भाग के रूप में अनिश कुमार निर्णय उसके बारे में बता सकते हैं कि जो भी एक तरह से गंभीर अपराध नहीं जिनमें 7 साल से कम की एक तरह से कैद है उनमें अरेस्ट करने की प्रक्रिया या गिरफ्तार करने की प्रक्रियाओं को न अपनाया जाए। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अन्य उपाय बताए गए हैं जैसे अंतरिम जमानत देना या पैरोल पर भेजना या पिछले जो कोविड-19 में जिनको 2020 में पैरोल पर भेजा गया था उनको 90 दिन का और पैरोल फिर से देना, तो ये कुछ आपके सुझाव है जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप निष्कर्ष में दीर्घकालीन उपाय के रूप में बता सकते हैं कि जेल सुधार के कार्यक्रम के रूप में जो कैदियों की संख्या उसको घटाने का प्रयास लगातार होना चाहिए, जिससे जहां पर अधिकतम आवश्यकता है ऐसे कैदियों को ही जेल में रखा जाए। तो केवल महामारी नहीं, सामान्य स्थिति में भी इन प्रस्तावों को एक तरह से अपनाया जा सकता है। ये हमारे 9 मई 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।